हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह खुश होंगे, जिंदा दिल होंगे, मस्त होंगे एकदम, और अपनी पढ़ाई खूब जम करके कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ मैं आपका अमन सर आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल। इस शानदार परिवार में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले इस सेशन की शुरुआत करने से पहले हम बाबू जरूर चाहेंगे आप सभी से कि प्लीज एक बार सारे साथियों को अपने बुला लीजिए और इस शानदार सेशन में जुड़ जाएं, क्योंकि आज का सेशन बड़ा शानदार, बड़ा मार्मिक है। और सच बताएं तो आज का जो सेशन होने वाला है ना, ये आज के आपके माहौल को देखते हुए बहुत बढ़िया कहानी आपके सामने प्रस्तुत की गई है। तो यह वर्णिका का लास्ट चैप्टर होगा। अब बाबू आपको जो दो पुस्तक पढ़नी पड़ती है हिंदी की, एक गोधुली एक वर्णिका, तो गोधुली में दो खंड होते हैं, एक गद्य होता है बाबू, एक पद्य होता है। उसको छोड़ करके दूसरी जो पुस्तक चलती है वर्णिका, उसका ये लास्ट और अंतिम चैप्टर है। तो यह जो पाठ है यह बहुत शानदार और बड़ा मार्मिक है। मैं बार बार बोलता हूं, अगर इस कहानी को आप सुनोगे, इस कहानी के अंत तक अगर आप जुड़े रहोगे तो आपको लगेगा कि सच में सर, वाकई में आपकी बात एकदम सही थी सर, यह कहानी बड़ी शानदार थी, बड़ी मार्मिक थी, दिल को छू गई। तो मेरे प्यारे साथियों, इस जोरदार कहानी से जुड़ने से शुरुआत करने से पहले जुड़ जाएं एक साथ सभी, और ज्यादा से ज्यादा मैं चाहता हूं कि सारे बच्चों को शेयर कर लें और साथ में साझा कर लें, जिससे कि आपके साथियों तक भी यह शानदार कहानी एक ट्रिक के रूप में आप तक पहुंच जाए। क्योंकि यह कहानी मैं आपको शब्दों के माध्यम से याद करा के जाऊंगा, यहां पर आपके माइंड में यह कहानी बैठ जाएगी। आज की जो इस कहानी की हीरोइन है जिसका नाम है लक्ष्मी, तो निश्चित सी बात है ये सारा कैरेक्टर, ये पूरा का पूरा चरित्र चित्रण आपको मैं करा के जाऊंगा, और ये पूरी की पूरी कहानी इनके ही इर्द गिर्द घूमती है। ये बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन कहानी है बाबू। तो एक बार मैं जरूर चाहूंगा कि जो नए हैं बच्चे, प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। उससे बाबू ये होगा आपका कि आपको पूरी की पूरी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी। वो भी एक विषय की नहीं बेटा, सारे विषयों की तैयारी आपकी इस डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस प्लेटफॉर्म पर होती है। और इसका पीडीएफ तो आपको आसानी से ना डीएलएस एजुकेशन मंटू सर और डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल पर टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए आज इस कहानी की शुरुआत करते हैं बाबू, और शानदार तरीके से देखते हैं। सबसे पहले ये जो वर्णिका की ये कहानी है ना, जो लास्ट वाली, ये बड़ी शानदार इसलिए है क्योंकि यह कहानी एक मूवी से संबंधित है। यहां पर एक मां का लोग बंटवारा कर देते हैं। कहते हैं ना कि एक बातें कही जाती हैं क्या, कि एक मां जो होती है वो 10 अपने बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चे मिलकर के एक मां को नहीं पाल सकते। यह बात एकदम जायज ठहरती है। और यह भी कहा गया है कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन एक पुत्र जो है वो कुपुत्र जरूर हो सकता है। तो ये दोनों बातें इस पाठ के माध्यम से जायज ठहरती हैं। तो इन सारी चीजों को समझते हुए, सोचकर समझकर आगे हम इस सेशन को शुरुआत ले चलते हैं और मस्त तरीके से इस कहानी की बात करते हैं। सबसे पहले यह जैसे देख भी पा रहे होंगे, यह वर्णिका आपकी पाठ्य पुस्तिका है। और साथ ही साथ बाबू अगर देखें, सबसे पहले आपको लेखक परिचय को समझना पड़ेगा कि आपके इस कहानी के लेखक कौन है। और यह जो कहानी है आपकी, धरती कब तक घूमेगी, इसका आखिर यह शीर्षक क्यों है? कभी आपने सोचा कि इसका शीर्षक यह धरती कब तक घूमेगी ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थात इस शीर्षक के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है आपको कि आखिर यह नियम, इस प्रकार एक मां के बंटवारे का नियम जो कि आजकल एक ट्रेंड टाइप का चल गया है, यह इस प्रकार से कब तक चलता रहेगा? जैसे धरती लगातार घूमती रहती है, यह ट्रेंड कब तक लगातार चलता रहेगा, यह सुनिश्चित करना अनिश्चितताओं का खेल दिख रहा है। तो इन सारी दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए यह सारी बातें आपके सम्मुख प्रस्तुत की जा रही हैं। तो सारी बातों को समझने का प्रयत्न कीजिए, और मेरे प्यारे साथियों प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी तो मजा आएगा बाबू, तभी तो शानदार इस सेशन का एंजॉय आप कर पाएंगे, है कि नहीं? और कहते हैं ना, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। तो बिल्कुल मां के लिए तो मां मां ही होती है भाई, और मां की जो ममता होती है उसके उपलक्ष्य में अगर आप कुछ देना चाहें तो असंभव है, क्योंकि मां का कर्ज अदा कर पाना किसी भी बेटे के बस का नहीं है। कोई ऐसा बेटा नहीं है जो अपनी मां का कर्ज कभी अदा कर सके, चाहे वो जितना कुछ कर ले, लेकिन वह असंभव है कि उसके कर्ज को वह उतार सके, है ना मेरे प्यारे साथियों? तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, सभी लोग एक साथ जुड़ जाएं और अपने इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले देख लीजिए क्या कि आपके लेखक हैं आपके श्यावर दहिया जी। आपके लेखक का नाम क्या है जी? श्यावर दहिया जी। श्यावर दहिया जी। अब श्यावर दहिया क्यों इनका नाम ही है भैया? क्योंकि यह एक राजस्थानी कहानी के तौर पर है। क्लियर है? आगे देखिए,
और ये कहां पर है, बीकानेर के हैं। और इनका जो जन्म है वह 10 अक्टूबर 1948 को बीकानेर राजस्थान में हुआ। कहां पर हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इनका जन्म हुआ है 10 अक्टूबर 1948 बीकानेर राजस्थान। राजस्थान आपका एक स्टेट है, एक राज्य का नाम है, और यहीं का एक जिला है बीकानेर, वहां पर इनका जन्म हुआ। बीकानेर के नाम से एक नमकीन भी आती है, बीकानेरी, है कि नहीं, जानते होंगे आप लोग, तो आती है कि नहीं आती है, तो बिल्कुल। और सच बताएं तो राजस्थान का जो कहते नहीं, जो यहां की संस्कृति है ना, यह अपने आप में ही एक विशेष महत्व को धारण करती है। यहां की जो संस्कृति है यह अपने आप में एक विशेषता को प्रकट करती है मेरे प्यारे साथियों। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए, इस बात को समझते हुए चलिए कि राजस्थान एक अपने आप में अपनी संस्कृति को उजागर करता है। और यहां पर जो आपके लेखक हैं सांवर दहिया जी, इनकी क्या क्या विशेषताएं रही वो देख लीजिए। इसे केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार भी मिला है। किसे, आपके सांवर दहिया जी को क्या मिला है, साहित्य अकादमी का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार। ठीक है, आगे देखिएगा। इससे पूर्व सी दहिया को इनके कहानी संग्रह, अर्थात इनकी एक कहानी थी असवाड़े पशवाड़े तथा धरती कद ताई धुमलई। क्या कहानी का नाम है, धरती कद ताई धुमैली। इस रचना के लिए, इस संग्रह के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर मारवाड़ी सम्मेलन मुंबई, राजस्थानी ग्रेजुएट नेशनल सर्विस एसोसिएशन मुंबई और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर सहित इनके अनेक साहित्यिक संस्थाओं से पुरस्कृत एवं सम्मानित हो चुके हैं। अब इतने सारे इन्होंने पुरस्कार पाया है कि देख पा रहे होंगे आप, पढ़ने में भी लगता है कि यार वाकई में कितने सारे इन्होंने पुरस्कार को अपने पास धारण किया हुआ है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस हद तक, किस लेवल तक के ये राइटर या लेखक रहे हैं। ठीक है जी, वेरी गुड। आगे देखते हैं, राजस्थानी साहित्य की इस सृजन यात्रा का समापन। अगर देखा जाए तो राजस्थानी साहित्य की इस सृजन यात्रा का समापन 30 जुलाई 1992 के उनके निधन हो जाने से असमय हो गया। इनका निधन जो हुआ वह असमय हो गया, एक तरीके से अचानक सडनली सा हो गया 1992 के, तो इसलिए इनकी जो राजस्थानी साहित्य की इस सृजन यात्रा का समापन यहीं पर हो जाता है। 30 जुलाई 1992 को इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है प्यारे साथियों? तो ये रहे आपके लेखक परिचय, जिसका नाम है, आपके लेखक का नाम है क्या, सांवर दहिया जी। अब इनके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे और फिर अपने कहानी को समझेंगे, एक मौखिक तौर पर, एक सारांश के तौर पर, फिर एक लाइन टू लाइन अपनी पूरी कहानी की व्याख्या करेंगे। तो आज का जो सेशन है, आप सेशन के अंत तक जुड़े रहें। आज ये पूरी कहानी के साथ साथ आपको पूरा का पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न, जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं इस कहानी के माध्यम से, इस कहानी से संबंधित उन सारे प्रश्नों के उत्तर आपके इसमें संकलित हैं। क्लियर है प्यारे साथियों? वेरी गुड। आगे देखते हैं, अब लेखक परिचय थोड़ा सा और देख लीजिए। सांवर दहिया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं, साथ ही साथ उनकी कहानियों में बेटा राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कई तरीके से यहां पर यह उपस्थित हुआ है। और प्रस्तुत जो कहानी है बेटा वह समकालीन भारतीय साहित्य, प्रस्तुत जो कहानी वो कैसी है, समकालीन किसके, भारतीय साहित्य। अप्रैल जून 1983, अब फिर 1983 आपके सामने आया है। फिर याद कीजिए क्या घटा था, मैं आपसे फिर पूछूंगा एक बार प्रश्न। और यहां साभार संकलित है, यहां पर सारी चीजें इनकी संकलित हैं। कैसे, साभार, अर्थात इन्होंने जिस लहजे से अपने शब्दों का चयन किया है, जिस लहजे से अपनी सारी जो इनकी रचनाएं हैं, वो सारी प्रस्तुतिकरण है, वो सारी की सारी यहां पर धरी की धरी रह गई है। और इस कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद कहानीकार ने स्वयं किया है। और जो इनकी रचना है राजस्थानी में है, लेकिन इसका जो अनुवाद है यह स्वयं लेखक ने, किसने, सांवर दहिया जी ने स्वयं इसको अनुवादित करके हिंदी में रूपांतरित करके आपकी पाठ्य पुस्तिका में संकलित करने के लिए बाध्य किया है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? तो ऐसे ही बेटा शानदार इस सेशन में जुड़े रहें और अंत तक इस कहानी का अब मजा लीजिए। अब कहानी की असली शुरुआत यहां से होती है। कैसे होती है यह समझिए। सबसे पहले समझ लीजिए थोड़ा सा कहानी में क्या क्या है। कैरेक्टर को समझेंगे, उससे पहले देख लेते हैं हम क्या कैरेक्टर में। सबसे पहले देख लीजिए कि क्या चीजें आपको दर्शाना है और क्या चीजें नहीं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए क्या मैं कहना चाहता हूं कि कहानी में आप देखेंगे एक बात कि कैरेक्टर को समझिए। कैरेक्टर कौन कौन है? सबसे पहले तो एक बूढ़ी अम्मा जी हैं, जिसका नाम है क्या,
इनका नाम है जी लक्ष्मी। इनका नाम है बेटा लक्ष्मी, और इनके 3 लड़के हैं जी। 3 लड़के हैं भैया, इनके 3 लड़के बारी बारी से हैं, ठीक है। और इनकी दुर्दशा इसलिए हो जाती है, वो समझिएगा इस कहानी में इनकी दुर्दशा क्यों होती है। ये 3 इनके लड़के हैं, 1, 2 और 3, और इनके जो पोते पोतियां हैं, जो इनके बच्चे हैं, बच्चों का जिक्र नहीं है आपकी इन कहानियों में, बच्चों का जिक्र नहीं है प्यारे साथियों। इस बात का ध्यान रखें आप लोग, आगे समझेंगे। अब बेचारी लक्ष्मी के साथ क्या होता है, अब कहानी को आगे समझते हुए चलिए। सबसे पहले क्या होता है कि लक्ष्मी एक बूढ़ी, एक बहुत ही सज्जन और बहुत ही सीधी महिला है। अब इनके बच्चों के साथ ये कहानी है, वो कहानी होती नहीं, वो एक लाइन में कहा जाता है कि 10 बच्चों का पालन पोषण, अर्थात एक मां अकेले 10 बच्चों का पालन कर सकती है, लेकिन 10 बच्चे मिलकर अकेली मां का पालन पोषण नहीं कर सकती, नहीं पाल सकती। तो इस बात को सार्थक करती है ये कहानी। अब इनके बच्चे क्या करते हैं कि इसको आपस में बंटवारा कर देते हैं। पहले तो कहते हैं मां जी आप बारी बारी से एक एक जगह रहिए, 1 महीना यहां, 1 महीना यहां, 1 महीना यहां। और फिर बाद में क्या करते हैं, अंत में ये इस पर भी राजी नहीं होते, और फिर बाद में कहते हैं काम करते हैं मां जी, हम पैसा देते हैं आपको 50-50 रुपए, आप कहीं और अकेले खाना बना खा लीजिए, हम आपको केवल पैसा दे देते हैं। अब बेचारी बूढ़ा की इनकी खासियत क्या होगी भाई, ये तो यही एक बात कहेंगी ना, क्या कहेंगी, ये इतना ही कहेंगी जी कि हाँ एक काम करो, जब तुम पैसा है, जब तुम इतना नहीं कर सकते तो रहने दो, मैं इतना पैसे का भी जुगाड़ कर लूंगी, मैं कहीं और रह करके खा लूंगी, मैं यहीं की ना हूं, मैं कहीं और चली जाती हूं। अब भाई सबके मन में आएगा। और सोचो जिस मां के साथ अगर ये घटना होने लगे तो वह तो जीते जी मर जाती है ना, उसका कलेजा फट जाता है। और सेम यही कहानी पर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, बागबां। उस कहानी में भी यही होता है, एक पराया लड़का जो होता है वह उनकी देखभाल करता है और अपने माता पिता से भी ज्यादा इज्जत देता है, जबकि इनके स्वयं के बच्चे इनकी इज्जत नहीं करते, इनकी वैल्यू नहीं करते, और इनको क्या करते हैं आपस में बारी बारी से 1 महीना आप हमारे यहां रहिए, 1 महीना आप हमारे यहां रहिए, और 1 महीना आप हमारे यहां रहिए, इस प्रकार से बंटवारा करते हैं। तो यही सारी चीजें इस कहानी में है, और अंत में क्या होता है इस कहानी के अंत में देखा जाएगा। तो ये सारी कहानियों की मार्मिकता है, और ये आपकी कहानी का थोड़ा सा पाठ परिचय था। तो चलिए इस शानदार कहानी का आनंद लेते हैं मेरे प्यारे साथियों हम सभी, और स्टार्ट करते हैं अपने इस बात को, ठीक है। आइए लाइन टू लाइन चलना है, हमें परेशान होकर के नहीं भागना है। यह महीना समाप्त होने में 2-4 दिन और बाकी है। अब यह कहानी चल रही है, कोई कह रहा है कि यह महीना समाप्त होने पे 2-4 दिन और बाकी है, और सीता ने सोचा, सीता कौन, वही बुढ़िया, कि निश्वास छोड़ी, एक लंबी सी सांस ऐसे छोड़ी, और कहा कि फिर जमीन खुरचने लगी। उसे महसूस हुआ क्या कि भर आई आंखें। जब वह कुछ याद आते ही उसका मन भर आया, और भर आई आंखें पोंछकर उसने आकाश की ओर देखा। भाई इतनी मार्मिक कहानी है कि जिसके लड़के उसके साथ ऐसा करें तो उसका रोना तो लाजमी है। गूस बम्स हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी कहानियों को सुन करके। और वर्णिका में आपकी 5 कहानियां ऐसी शानदार रही हैं, चाहे वो दही वाली मंगमा रही हो, चाहे वो मां रही हो, चाहे आप कोई भी कहानी ले लीजिए, जिसमें भी जो भी कैरेक्टर रहा है उसमें आपकी जो कहानियां रही वो बहुत ही मार्मिक और बहुत ही इमोशनल करने वाली कहानियां थी। अब आगे देखिए, और उसे मालूम हुआ, उसकी आंखें भर आई, पोंछकर उसने आकाश की ओर देखा, फिर जमीन खुरचने लगी, और उसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, साथ ही साथ ठीक वैसे ही घुटन जैसी उसके हृदय में भरी है, और सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, और भरा पूरा घर है, बेटे बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं, देहित देहितियां हैं, साथ ही साथ मिलने को दोनों वक्त रोटी भी मिलती है, लेकिन फिर भी पता नहीं सब कुछ अजीब अजीब सा लगता है कि कहीं कुछ कमी के जरूर है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है, और पकड़ में चाहे ना भी आए, दोनों वक्त खाना और निश्चित होकर सोना ही तो सब कुछ नहीं होता। रोटी के अलावा भी आदमी की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताएं हुआ करती हैं, और सोना ही तो सब कुछ नहीं होता। रोटी के अलावा भी आदमी के कुछ आवश्यकता हुआ करती है, इसके अलावा इच्छाएं ही तो दुख भुगतने के बाध्य करती हैं। इसके अलावा जो इच्छाएं होती हैं ये भी तो आपको भुगतने के लिए बाध्य कर देती हैं।
आपको मजबूर कर देती हैं। अब इस कहानी को ये जो पैराग्राफ है इसको अगर आप समझें तो कुल मिलाकर के कहती हैं कि कुछ यादें उसका मन भराया, कुछ यादें ऐसी थी कि उसका मन भराया कि बताइए आज मेरा पति अगर जिंदा होता तो क्या यह ऐसी स्थिति होती। इनका भी इस कहानी में भी लक्ष्मी का पति जो है नहीं है, और दही वाली मंगमा में भी जो मंगमा थी उनका पति नहीं था, है ना। क्लियर है, क्लियर है बाबू, वेरी गुड। और अगर आगे देखें, जब इनकी आंखें जो है भर आई, ये आंख पोंछ करके रोते हुए बेचारी जमीन खुरचने लगी। कोई देखिए बैठा होता है तो जब आंखें भर आती हैं रोने लगती है तो नीचे देखिए ऐसे करके चुपचाप सोचने लगता है, कुछ नीचे जमीन की ओर देख करके आदमी सोचने लगता है। और उसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। वो भले ही बैठी हुई थी, उन्हें भले लग रहा था कि यहां खाना भी मिल रहा है, टाइम से सोने को भी मिल रहा है, लेकिन एक घुटन सी थी, एक माहौल वैसा वातावरण नहीं था मिल पा रहा था कि एक उनको सही लगे। और साथ ही साथ देखें तो उनके पास बेटे बहुए भी थी, पोते पोतियां भी थी, देहित देहितियां भी थी, उनके नाती नातियां भी थी, और उनका देह भी उनके साथ था। साथ ही साथ मिलने को दोनों वक्त रोटी भी मिलती है, सब कुछ उन्हें अवेलेबल है, लेकिन फिर भी पता नहीं कुछ अजीब अजीब सा उनको लगता है। वही बागबा वाली कहानी है कि मैं यहां तू वहां, जिंदगी है कहां। जैसे वो मस्त अपने एक बेटे के यहां रहते हैं, वो फोन करते हैं, फिर वो दूसरे बेटे के यहां रहती हैं, फिर बात होती है कि मैं यहां तू वहां, है ना, जिंदगी है कहां। तो बस, लेकिन बेचारी अपोजिट में इनके पतिदेव थे नहीं, ये बेचारी अकेली थी। कुछ बागबा जैसी ही स्टोरी है, लेकिन यहां पर बेचारी ये अकेली है, तो यहां पर ये विरोधाभास हो गया, थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हो गया। आगे देखते हैं। पोते पोतियां होने के साथ साथ, लेकिन फिर भी पता नहीं सब कुछ अजीब अजीब सा इनको क्यों लगता है, क्यों इनको अजीब अजीब सा लगता है। लगता है कि कहीं कुछ कमी है, इनको लगता है कि कहीं कुछ कमी है जरूर, और पकड़ में चाहे ना भी आए, भले ही पकड़ में वो कमियां ना आए, लेकिन दोनों वक्त का खाना और निश्चित होकर सोना ही तो सब कुछ नहीं होता। अगर कहीं आपको निश्चिंत होकर के खाना और सोना ही मिल रहा है तो क्या सब कुछ यही है? नहीं, आपको प्रेम और सौहार्द मिलना चाहिए। जब तक आपको प्रेम और सौहार्द नहीं मिलेगा तब तक चीजें आपकी क्लैरिफाई नहीं होंगी। आगे बढ़ते हैं बाबू। और इन रोटी के अलावा भी तो आदमी की कुछ और भी तो आवश्यकताएं पड़ती हैं, उसे भी तो प्रेम चाहिए, वो वाइब आनी चाहिए लोगों में, है ना बाबू। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है कि सीता अपना काला ओढ़ना देख करके रुआसी हो गई। उसने जो कपड़ा पहन रखा था वह, उस ओढ़ने को देख करके वह रुआसी हो गई। वे जीवित थे तब तक तो सब कुछ ठीक था। अब वह सोचती हैं कि मेरे पति जब जीवित थे तब तो सब कुछ ठीक था, ये अचानक से चीजें एकदम से बिगड़ गई, और घर घर ही प्रतीत होता था। तब तो घर घर लगता था, आंगन में खेलते झगड़ते बच्चों की चिल्लपों कितनी दुखद प्रतीत हुआ करती थी, कितनी सुखद प्रतीत हुआ करती थी, कितना अच्छा लगता था। और उस चिल्लपों में संगीत का सा आनंद आता था और बड़ा मधुर लगता था। आजकल भी देखिए घरों में अगर बच्चे रहते हैं तो बड़ा आनंद लगता है, बड़ा मजेदार लगता है कि हाँ यार बच्चे हैं, खेल रहे हैं, खेलने दीजिए। जो आजकल के बुजुर्ग होते हैं, देखिए पुराने जो बुजुर्ग हैं वो बड़े खुश हो जाते थे जब बच्चे खेला करते थे। अगर उनके मम्मी पापा उनको मारते भी थे तब भी मना करते थे कि बच्चे हैं, खेलने दो यार, अगर ये हल्ला नहीं मचाएंगे तो कौन मचाएगा। लेकिन अब तो बेचारे बच्चे भी चिल्लपौ नहीं मचाते। लेकिन अब जो बच्चे होते हैं ये भी चिल्लपौ नहीं मचाते, यदि कभी मचाते भी हैं तो उनका रिकॉर्ड बजने लगता है कि कितनी दफा समझाया है कि वहां मत खेला कर। गालियां सीखने के अलावा क्या है, किसी को बोलने का शऊर नहीं। शऊर मतलब आपको वो तरीका नहीं पता है ही नहीं, चाहे जैसे बोलते हैं नास पीटे। गाली देकर कैसे डांट करके लोग बोलते नहीं, नास पीटे, वहां मत जाया कर, वहां जाएगा तो केवल गालियां सीखेगा। डांट पड़ती है, आपको भी पड़ी होगी, हमें भी पड़ती थी, और हमको लगता है कि हर व्यक्ति को पड़ती होगी, और हर व्यक्ति इन चीजों को झेला होगा या देखा होगा। आगे देखते हैं। सीता सोचती है कि इस घर को क्या हो गया है, अचानक इस घर को हुआ क्या है, और बच्चे यदि घर के आंगन में नहीं खेलेंगे फिर कौन से पड़ोसियों के आंगन में खेलेंगे। अगर बच्चे इस घर के आंगन में नहीं खेलेंगे जी तो कौन से पड़ोसियों के आंगन में खेलेंगे। ऐसा कौन कहता था? ऐसे जो पूर्वज होते थे, जो पुराने लोग होते हैं, जो पुरनिया लोग होते हैं, बूढ़ पुरनिया लोग, पुरखे लोग, वो लोग बोलते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं। और बच्चे तो घर वालों के साथ ही खेलेंगे,
और ये भी कहते हैं कि बच्चे तो किसके साथ खेलने जाएंगे भाई, घर वालों के साथ ही तो खेलेंगे, या आसपास के परिवार के जो लोग होंगे बच्चे उनके साथ खेलेंगे। और लेकिन नहीं, इन्हें तो घर के बच्चे फूटी आंखें नहीं सुनाते, लेकिन इनके बच्चे जो हैं वह फूटी आंख नहीं सुहाते और अपने बच्चे ही प्यारे लगते हैं। और सबको भाई अपने ही बच्चे प्यारे लगते हैं। उन्हें 24 घंटे खिलाएंगे, हंसाएंगे, कुदाएंगे, उछालेंगे, बार बार चूमेंगे, पुचकारेंगे लेकिन छोटे या बड़े भाई के बच्चों को देखते ही उन्हें उबकाई सी आने लगती है। ये हर परिवार के सदस्यों के साथ होता है। अगर उनका बच्चा कहीं खेल रहा है, कुछ कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उनके भाइयों का या उनके परिवार के किसी सदस्यों का बच्चा है तो पक्का उससे चिढ़ने लगते हैं, जलनवश उससे चिढ़ने लगते हैं और बोलने लगते हैं। मुंह से चाहे कुछ भी ना कहें, लेकिन आंखें तो सब कुछ बता ही देती हैं। भले ही आप कुछ कहें या ना कहें, लेकिन आंखें जो होती हैं वह बता ही देती हैं। खीर पूड़ी खाते समय यदि चली से नाली से उठकर कोई कुत्ता, अगर खीर पूड़ी खाते समय यदि नाली से भी उठकर कोई कुत्ता आ जाए, तब क्या होता है जी, थाली के पास आ जाए तो उस समय जो क्रोध और घृणा और पता नहीं क्या क्या जो भी आया करती है ना, बस वही सब कुछ इनके चेहरों पर अंकित रहता है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई कुत्ता जो है, आप खाते रहिए और नाली से बैठ करके, वहां से बैठ करके आपके सामने खड़ा हो जाए, फिर आपकी जो घृणा होती है वैसे उस कुत्ते के प्रति हो जाती है। ठीक वैसे ही पराये बच्चों के प्रति वो घृणा इनके सामने पनपती है या देखने को मिलती है। क्लियर है? वेरी गुड। सीता अपने ही बारे में सोचने लगती है, वह कौन है। फिर बेचारी एकदम दिल से टूट जाता है उसका, वह सोचने लगती कि वह है कौन। और कहने को तो उनकी मां ही है, लेकिन मां और बेटे को बीच जो आत्मीयता होती है वह कहां है, दिखती ही नहीं। कोई घड़ी भर के लिए भी पास नहीं बैठता। क्या हालचाल है, तबीयत कैसी है, मन प्रसन्न है या नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता है या नहीं, क्या पड़ी है इन्हें, ये कोई क्यों पूछे, क्या पड़ी है इन्हें, ये कोई क्यों पूछे। दोनों वक्त खाना खिलाते हैं भाई, यह क्या कम है, लेकिन यह दोनों वक्त रोटी खिलाना भी तो खुशी खुशी कहां है। इस प्रकार से रोटी आप खिला रहे हैं कि मां बाप को बांध करके खिला रहे हैं कि आप 1 महीना यहां रहिए, 1 महीना वहां रहिए। ऐसे कौन करता है भाई, कोई नहीं करता। और गले आ पड़ा फर्ज है, या तो अन्यथा उन तीनों में से इतना कमजोर कौन है जो मुझे अपने पास नहीं रख सकता, मेरा खर्च उठा नहीं सकता, चाहिए ही क्या मुझे। रोटी ये खाते हैं, रोटी मैं भी खाती हूं। 5-7 व्यक्तियों के खाने के पीछे एक एक व्यक्ति का खाना तो ऐसे ही निकल आता है। नित्य नए पकवान मांगू वह बात तो है ही नहीं, वे रूखी खाएं तो मैं भी कौन सी चुपड़ी हुई चाहती हूं। लेकिन अभी तो ये चुपड़ी खाएं और मुझे रूखी डालें, तब भी तो कुछ बोल नहीं सकती मैं। अगर ये इस प्रकार से एक रोटी चुपड़ी चुपड़ी बोले, तो अगर आप रोटी में घी लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं चुपड़ उठी है रोटी। लेकिन अगर आप वही सूखी रोटी रखें तो उसको चुपड़ी नहीं बोलते, इसलिए कहते हैं भैया रोटी चुपड़ का दे दे, ऐसा बोलते हैं अवधी या ब्रजभाषा में। तो जब बोलते हैं तो वहां पर वही चुपड़ी रोटी की आशा यहीं पर है, जब आप घी लगा देते हैं रोटी में तो चुपड़ उठती है वो। अब वो कहती है कि भैया मुझे रूखी डालें तब भी तो कुछ बोल नहीं सकती मैं, अगर मुझे रूखी रोटी भी देंगे तब भी तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और बोलते ही तानों की झड़ी लग जाती है, बौछार तैयार होती है। और हाँ, हम तो भेदभाव रखते हैं कि हाँ भाई हम भेदभाव रखते हैं। क्या क्या सुनने को मिलता है, हमें तो चिकनी चुपड़ी पोसाती नहीं, हमें तो चिकनी चुपड़ी भी नहीं परोसी जाती, गरीब आदमी है हम, तो मुश्किल से अपनी गुजर करते हैं। फिर लोग ताने मारना शुरू कर देते हैं, इनकी बहुएं, इनके बेटे, कि हम लोग भी तो गरीब आदमी हैं, लेकिन अब जो आपको 56 भोग खिला सके उनके पास चले जाओ। और वापस से इसको ताने मिलते थे बेचारी लक्ष्मी को, क्या कि आप उनके पास चले जाओ जहां पर आपको 56 भोग मिले। देखे कितने दिन रोटी खिलाते हैं, देख लेती हूं मैं भी कितने दिन रोटी खिलाते हैं लोग। और वे अमीर हैं तो अपने घर के होंगे, उनकी अमीरी हमारे किस काम की आने वाली, हमारे तो हमारी भूख ही काम आएगी, हमारे लिए तो हमारी भूख ही काम आएगी। आगे देखते हैं फिर क्या कहती है जी। सीता यदि करती है तो वह कितना दिन बुरा करती थी। वह जब बड़े लड़के कैलाश ने, इनके बड़े लड़के का नाम था कैलाश, कैलाश ने जब सुबह चाय पीते समय नारायण और बिज्जू को बुलाकर कहा कि मां को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं रखा है। अब उसका जो 2 लड़के और थे नारायण और बिज्जू, उससे कहा अपने दोनों भाइयों को बुलाकर के, क्या मां को रखने का ठेका क्या मैंने ले रखा है। कि मतलब यार सोचो कितनी गिरी हुई सोच है कि एक मां को पालने के लिए एक बेटा कह रहा है क्या मैं ही रखूं। शायद वो भूल गया है कि मां ने उसको किस तरीके से, किस लहजे से पाला है ना। वेरी गुड।
तुम लोगों का भी तो कोई फर्ज होगा, आप लोग भी तो लड़के हो, आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। तुमने कौन से घर से हिस्सा नहीं लिया? तुम कौन से माँ के बेटे नहीं हो? क्या तुमने घर में हिस्सा नहीं लिया? क्या तुम माँ के बेटे नहीं हो? यही सारी चीजें। फिर उसकी बात सुनकर नारायण बोला, आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे, आप बड़े हैं, आप जैसा कहें। मैं क्या कहूं, तुम्हें कौन सा दिखाई नहीं देता? कैलाश के भीतर क्रोध का बवंडर उठ रहा था। और वह सोचिए क्रोध किस बात पे कर रहा है, ये इस बात पे कि मां को क्या वह अकेला खिलाए। भाई ये तो खुशी की बात होनी चाहिए कि मां हमारे साथ है। फिर वही मूवी याद आती है कि मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास मां है। हो गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो बिल्कुल सही चीज। और फिर बिज्जू चुप रहा। बिज्जू जो सबसे छोटा बच्चा था, लड़का था, वह चुप रहा। वह हमेशा चुप रहता है, बस सिर्फ देखता रहता है कि कौन क्या करता कहता है। वह सिर्फ देखता है। और सीता वह अर्ध विक्षिप्त सी देख रही थी। अर्ध विक्षिप्त की बात एकदम हास्यचकित थी, एकदम खुद में सोच में पड़ी थी। बताओ ये मेरे बेटे हैं, दिल टूट गया था बेचारी का। बताइए मेरे लड़के हैं, मुझे रखने के लिए लड़ रहे हैं कि मैं नहीं रखूंगा, तुम रखो। विक्षिप्त हो गई थी बेचारी, एकदम से टूट गई थी, दिल टूट गया था उसका। और देखें अब क्या होता है। एक मां, तीन बेटे, दो वक्त की रोटी। सोचिए, एक मां है, तीन बेटे हैं और दो वक्त की रोटी है। कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है, कितना बड़ा विरोधाभास है। तीन बेटे, दो वक्त की रोटी, एक मां, अर्थात तीन बेटे, दो वक्त की रोटी और एक मां। एक मां, तीन बेटे, रोटी। एक मां, तीन बेटे और रोटी। फिर और बहस में घूमते, मां बेटे और रोटी में सिर्फ रोटी ही महत्वपूर्ण रह गई। और मां और बेटे और रोटी में, तीनों में सिर्फ मां और बेटे ही फिर क्या महत्वपूर्ण रह गई? केवल और केवल रोटी की महत्वपूर्णता रह गई। मां और बेटे कहीं दूर जा पड़े, गोफन में डालकर फेंके गए पत्थर की मानिंद। जैसे गोफन में एक पत्थर फेंक दिया जाता है, उसका कुछ नहीं लेना देना होता, ठीक वैसी स्थिति बन जाती है। और रोटी का आकार और भार इतना बढ़ गया, रोटी का आकार और भार इतना बढ़ गया, रोटी का आकार और भार इतना बढ़ गया कि क्या हुआ कि भैया उसे संभालना किसी और एक के सामर्थ्य के लिए अलग हो गया। उसे संभालना किसी और के लिए सामर्थ्य की अलग हो गया। साथ ही साथ एक के सामर्थ्य की बात नहीं रही, किसी एक बेटे के सामर्थ्य के अंदर यह बात नहीं रही। फैसला तीनों जने बारी बारी से मां को एक एक महीने अपने साथ रखेंगे। और अंत में फैसला क्या होता है कि तीनों बेटे अपने मां को एक एक महीने बारी बारी से एक साथ रखेंगे। सोचिए, इतनी छोटी सोच के लोग हैं लोग, और बारी बारी से अपने साथ क्या करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं कि हम सब क्या करेंगे, बारी बारी से अपनी मां को हम लोग एक साथ रखेंगे। एक महीने, एक महीना आप, एक महीना हम, एक महीना तुम। सीता को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला भाई। इस कहानी में सीता को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। तीनों में से किसी ने यह नहीं पूछा कि यह फैसला उसे मंजूर है या नहीं। किसी ने नहीं पूछा उसकी अपनी इच्छा क्या है, यह भी नहीं पूछा। मां से एक दफा पूछना भी उचित नहीं समझा इन लोगों ने। उसने निश्वास छोड़ा। खैर, निश्वास बोले तो निश्वास ये होती है कि लंबी ब्रेथिंग छोड़ना। जैसे आप लंबी सांस नहीं लेते, रिलैक्स वाला होता है ना, अनुलोम विलोम। आजकल देखिए, सुबह सुबह अगर कहीं गली से गुजरिए, शहरों में, शहरों की बातें ज्यादा होती हैं, गांव वाले तो बहुत काम करते हैं, वो खुद ही स्वस्थ रहते हैं। शहरों में अगर आप सुबह 5-6 बजे आसपास गुजरिए ना, तो फू फा की आवाज सुनाई पड़ती है। अब फू फा वो कोई सांप नहीं फुफकारता रहता, वो यही लोग होते हैं जो प्राणायाम, अनुलोम और विलोम करते हैं। काम धंधा तो रहता नहीं, जबरदस्ती की बस फूफा मचाए रहते हैं। अब उसकी इच्छा, उसकी अपनी इच्छा क्या है, यह किसी ने नहीं पूछा। साथ ही साथ यदि आज वे होते और यह तमाशा देखते तो क्या कहते। अब ये अपने पति के बारे में सोचती हैं, ये अपने पति को लेकर के सोचती है कि काश अगर आज वे होते, इस तमाशे को देख करके क्या कहती। बेचारी वो सोच करके तो इस पे विवश थी। अब वो क्या कहते, इस बात पर ये सोच रही हैं और कह रही हैं कि उनसे यह सब कुछ तो सहन हो पाता। एक इनके अंदर अविस्मरणीय, जैसे नहीं अविस्मयादिबोधक एक चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात ये अनिश्चित है कि क्या सोचते। एकदम ये आश्चर्यचकित है कि अगर वो होते, मेरे पति होते तो क्या करते। आगे देखते हैं। वे तो लाल पीले होकर के गालियां निकालने लगते, और वो होते तो पक्का लाल पीले होकर के गालियां देना शुरू कर देते और थप्पड़ या लात मारते ऊपर से। और क्या समझ रखा है मुझे, मैं तुम्हारी इन दो रोटियों के भरोसे बैठा हूं क्या?
अभी तो इतनी सामर्थ्य है कि तुम जैसे 20 भिखारियों को मैं रोटी डाल सकता हूं। या अपने पति के बारे में सोचते हुए सोचती कि मेरे पति होते तो पक्का यही कहते। और एक लंबा निश्वास, फिर से एक लंबी सांस भरी, लेकिन उनके होते हुए कभी ऐसी बात उठी ही नहीं। जब वो थे तो ऐसी कोई बात हुई ही नहीं, इनकी हिम्मत ही नहीं हुई बेटों की। उन्हें क्या खबर थी कि ये लोग 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसा करेंगे? उन्हें थोड़ी ना पता था कि ये लोग दो वक्त की रोटी के लिए मेरे बेटे ही मेरे साथ इस प्रकार का काम करेंगे। अब सीता को अच्छी तरह याद है कि वे फाल्गुन के दिन थे। फाल्गुन जो महीना चलता है आपका, वो दिन था। फाल्गुन का जो महीना चलता है वो समय था। 3-4 दिनों बाद होली थी। फाल्गुन बोले तो जो फरवरी वाला महीना आपका चलता नहीं, जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद क्वार कार्तिक अगहन पूष माघ फाल्गुन, ऐसे चलता है ना। तो ये जो 12 महीने हैं आपके, उसी हिसाब से जब फाल्गुन जो फरवरी का महीना होता है, उसके बाद 3-4 दिनों बाद होली थी। इसी फाल्गुन महीने के बाद क्या थी भैया? होली थी। और यही तय हुआ कि होली के बाद मां बारी बारी से सभी के साथ रहेंगी। और क्या डिसाइड हुआ था? एक एक महीना सभी के पास रहेंगी। आगे क्या होता है कि नाहर सिंह जी जब नाहर सिंह जी वाले दिन खाना खाते हुए उसे लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। लापसी क्या है जी? बिल्कुल फीकी है। लापसी क्या होती है? यह एक महुआ होता है, महुआ एक फल होता है, उसकी ये लपसी बनती है। कभी कभी आटे की भी लपसी बनती है। तो ये बहुत ज्यादा फेमस है बिहार और राजस्थान और यूपी में भी, और खासकर राजस्थान और यूपी में तो कुछ ज्यादा ही है। तो ये लापसी जो थी वह फीकी थी, या गुड़ और चीनी के साथ मिलाकर के इसको बनाया जाता है, मीठा मीठा सा रहता है। और निगलते समय लगता कि कौर गले में अटक रहा है। और जब ये खाती थी तो इनको लग रहा था उस नाहर सिंह जी के जो वाले दिन, नाहर सिंह जी के दिन जो दिन था, उसी दिन की बात है, जब ये खाती थी इनको लग रहा था अटक रहा है। और होली वाले दिन भी वह अनमनी और उदास थी। और होली वाले के दिन, होली भले था, त्योहार भले था, लेकिन इनका जो मन था वह अनबन सा था। ये खुश नहीं थी, प्रसन्न नहीं थी, अंदर से टूट चुकी थी। और होली वाले दिन वैसे तो लापसी ही बना करती है, वैसे तो मुख्य रूप से लपसी ही बनती है, लेकिन उस दिन कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया। जो कैलाश था उसकी पत्नी ने क्या किया था? हलवा बनाया था। किसका? दाल का। और भुनती हुई दाल देख करके उसे लगा कि वह भी भुनी जा रही है। और भुनती हुई दाल को देख करके लक्ष्मी ने सोचा कि शायद मैं भी इसी प्रकार से भुनती चली जा रही हूं। भाई कुंठित ही तो हो रही थी, अंदर अंदर घुट रही थी वो, उसका मन नहीं लग रहा था, वह घुट रही थी अंदर अंदर। आगे देखते हैं जी। आगे है कि बच्चे उसको कहने लगे, जो उसके बच्चे थे, कहने लगे दादी मां। बाई मां कह रही थी, मां को क्या कह रहे थे? बाई कह रही थी कि कल से आप नारायण चाचा के हिस्से में खाना खाया करेंगी। बच्चों की संख्या तो यहां नहीं दर्शाई गई कि कितने इनके बेटों के कितने बच्चे हैं, ये सब नहीं बातें हुई हैं। बस बात क्या हुई, केवल बच्चे हैं। तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे थे, तो दादी मां कह के पूछ रहे थे मां से। बाई को लेकर के कह रहे थे मां, दादी मां कह रही थी, मां मतलब बाई कह रही थी कि कल से आप नारायण चाचा के हिस्से में खाया करेंगी। इसका मतलब जो बड़ा बेटा था उनके बच्चे थे, ये खाया करेंगी। दादी मां आप सचमुच वहीं खाना खाएंगी क्या? अब बच्चे तो होते हैं ना कि दादी हमारे साथ रहे, बच्चों को क्या पता कि इनके पिता ही जो है ऐसे फालतू के काम कर रहे हैं। और शाम को जब वह खाना खाने बैठी तब कैलाश की पत्नी राधा बोली, क्या बोली? कि दाल का हलवा आप ही के लिए बनाया है, खूब पेट भर खाना। ऐसा कह रही कि जैसे बहुत बड़ा कार्य कर रही है ये बहू है इनकी, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा इन्होंने जग जीत लिया है मां के लिए अपने। और वह सोचने लगी कि दाल का हलवा हो या रूखी रोटी, खाने के लिए बैठने के बाद तो पेट का गड्ढा भरना ही पड़ता है। खाने के लिए बैठने के बाद तो पेट का गड्ढा भरना ही पड़ता है। रुचि हो तो 2 कौर ज्यादा हो जाता है। जब खाना खाने के लिए बैठने के बाद तो पेट भरना ही पड़ता है भाई, जबरदस्ती, चाहे रूखी रोटी भी होगी तब भी आपका 2 कौर ज्यादा ही हो जाएगा जब भूख लगी होती है तो। अन्यथा 4 कौर कम, और या हो सकता है कि 4 कौर कम। कौर क्या होता है? जो बाइट होती है, एक बार खाते हैं तो 1 कवर, 2 बार दूसरी बार खाए तो 2 कवर। कौर इसी को बोलते हैं। जैसे आपने रोटी तोड़ा और फिर एक बार खाया तो इसको 1 कौर बोलेंगे, दूसरी बार खाया तो 2 कौर, और इसको बाइट भी बोलते हैं। उसने सोचा आज के बाद यहां से मेरी रवानगी। अब अंदर अंदर लक्ष्मी सोच रही है कि आज के बाद तो यहां से मेरी रवानगी ये लोग कर ही देंगे, और कल नारायण के हिस्से में खाना पीना।
और कल से हम नारायण के हिस्से में खाना पीना शुरू कर देंगे। फिर यहां के पानी में भी साझा नहीं रहेगा क्या? फिर मन में सोचती है कि क्या यहां के पानी में भी साझा नहीं रहेगा? क्या मुझे पानी भी यहां का नहीं मिलेगा? बच्चों के पास आना जाना भी बंद हो जाएगा क्या? ये भी सोचती हैं। साथ ही साथ नहीं नहीं, यह बात नहीं हो सकती, और अंदर ही अंदर अपने से प्रश्न करके अपने आप को भी उत्तर देती है और संतुष्ट करती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और यही ठीक कहानी बागबां में होती है। बच्चों को अलग अलग, बच्चों के साथ अलग अलग भेज दिया जाता है, बच्चों से मिलने के लिए मना कर दिया जाता है। तो ये सब क्या है? ये इतनी विपरीत परिस्थितियां पैदा कर दी जाती हैं, और एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे के हिस्से में वह लुढ़कने लगी। कभी यहाँ एक बेटे के साथ, कभी वो बेटे के यहाँ, कभी वो बेटे के यहाँ, और ऐसी क्रिया 5 साल तक चली भैया। और कैलाश के हिस्से से नारायण के हिस्से में, नारायण के हिस्से से बिरजू के हिस्से में हिस्सा बदलते ही साथ खाएंगे एक ही थाली में, ठीक है ना दादी जी? और बच्चे तो यही कहते थे, दादी जी एक साथ खाएंगे एक थाली में। वह रुआसी हो जाती, वह रोने को होती, रोने लगती। भाई किसी का दिल पसीज जाएगा, मन पसीज जाएगा। इस नासमझ बच्चों को भी पता चल गया है, इन नासमझ बच्चों को भी पता चल गया है क्या, कि बारी बारी से खाना खाती हैं। 1 महीने से 1 दिन भी अधिक नहीं रखता कोई भी 1 महीने से ज्यादा नहीं रखता। और महीना होते ही टिकट कटवाओ, अब 2 महीने के लिए आफत टली, यही सोचते होंगे। टिकट कटवा दो भैया, अब इनका दिन पूरा हो गया है, अब 2 महीने के लिए आफत टली, अर्थात अब 2 महीने के लिए हमसे दूर रहेंगे। आगे चलते हैं बाबू, बात करते हैं नेक्स्ट। आगे देखेंगे आगे क्या होता है। ये देखिए कि शाम होते ही बच्चे शराबगियों के पाटे पर खेलते खेलते, वे जब भी कभी माई माई रोटी रोटी दे वाले खेल खेलते, तब उसे महसूस होता कि यह कहानी आज भी सत्य है। उसको भी वह देख करके वह अपने आप को सोचती कि सही में यह कहानी एकदम सही साबित हो रही है। बच्चों से मैं एक जना भिखारीन बनकर बारी बारी से दूसरों के पास जाकर एक ही बात कहता, माई माई रोटी दे दे। उसे उत्तर मिलता, या घर छोड़ दूसरे घर जा। भैया वो खेल देख रही थी और उसको लग रहा था कि ये हालत तो मेरी है। कि जैसे बच्चे खेलते नहीं, आज यहाँ रोटी दे दो, फिर कहते हैं जा 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 दूसरे के घर जा, डांट के भगाया जाता ना, वही कहानी इसकी हो गई थी कि इसके स्वयं के बच्चे इसके साथ ऐसा कर रहे थे। वह सोचती बिल्कुल यही स्थिति मेरी है, मैं भी इस भिखारिन जैसी हूं। महीना होते ही बेटा कह देता है, माई या घर छोड़ दूसरे घर जा, और मैं रवाना हो जाती हूं आगे आने वाले घर के लिए। वहां भी महीना पूरे होते ही वही आदेश सुनाई देता है, या घर छोड़ दूसरे घर जा। और सेम यही स्थिति मेरी हो गई अपने बेटों के साथ। या घर छोड़कर दूसरे घर, दूसरा घर छोड़कर आगे वाले घर जाते जाते 5 वर्ष बीत गए, 5 वर्ष बीत गए, और यह 5 वर्ष भी सुख चैन से बीते हों ऐसा कहां। और इन 5 वर्षों के दौरान भी वह बेचारी एकदम कुंठित होती रही, एकदम परेशान थी। और इन 5 वर्षों में 25 दफा झगड़े हुए। बिज्जू के हिस्से में थी तब नारायण की पत्नी भंवरी ने लड़के के जन्मदिन पर कटोरी में डालकर रसमलाई भेजी, और रसमलाई का एक ग्रास ही लिया था, कितने में ऊपर से हल्ला सुनाई दिया। बिज्जू की पत्नी पुष्पा बोल रही थी, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? तुम्हारे हिस्से में थी तब तो रूखी रोटियां खिलाई। उन्हें आज महारानी जी ने रसमलाई की धौंस दिखाई है। अर्थात जब वो दूसरे पत्नी के हिस्से में थी, जब दूसरे बेटे के हिस्से में थी, तब वहां पर दूसरी बहू ने रसमलाई भेज दिया, क्योंकि उसके बेटे का जन्मदिन ये हुआ कि इनको भी दे दो। अब जब रसमलाई भेजी तो दूसरी बहू ने ताना मारा, जिसके हिस्से में वो खा रही थी, कि ताना मारा कि आज रसमलाई भेज रही हो, जब तुम्हारे हिस्से में तो सूखी रोटियां खिलाई हो। भाई ताना तो मारती हैं, औरतों का तो ये काम ही है। और देखी तुम्हारी रहीसी, देख ली है मैंने रहीसी, मेरे हिस्से में तो तब तुम अपना यह माल अपने ही पास रखना, या तुम सारी चीजें अपने पास ही रखना, हमारी जैसी सामर्थ होगी हम खुद खिला देंगे सीता को। ऐसा कहती कि ऐसे ताना मार करके आगे बढ़ जाती है। कौन कहता है? जब ये रहती हैं किसके यहां? भंवरी के यहां। भंवरी ने लड़के के जन्मदिन पर भंवरी ने भेजा था, भंवरी ने वो रसमलाई भेजी थी। आगे देखते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि फिर याद आया उन दिनों वह नारायण के हिस्से में थी तो राधा को बुखार आ गया था। और जिस समय वह नारायण के हिस्से में थी तब राधा को बुखार आ गया था। कैलाश नौकरी के किसी काम से बाहर गया था। जो कैलाश था वह बाहर गया था। उसने 2-3 दिनों तक उसके बच्चों के लिए रोटी बनाई। 2-3 दिनों तक उसने बच्चों के लिए रोटी बनाई। कुछ दिनों बाद बच्चों के झगड़े को लेकर के भंवरी और राधा के बीच भी झगड़ा हो गया। भंवरी जो थी दूसरी बहू थी, उसके साथ भी उनका झगड़ा हो गया। और राधा ने कहा जब बच्चे झगड़ रहे थे तब सास जी वही थी, चाहो तो उनसे पूछ लो। इतने में भंवरी ने जहर में बुझा तीर छोड़ा। अरे जा जा पूछ लिया तुमसे और उनसे दोनों से,
उनसे क्या पूछना, वे गुलामी करती फिरती नहीं है तुम्हारी और खाना खाती है मेरे हिस्से में। खाना खाएंगी मेरा और गुलामी करेंगे तुम्हारी। और गुलामी करवाई वह तो अच्छी बात है, लेकिन खाना तो खिलाना था। गुलामी करवाना अच्छी बात है, लेकिन खाना तो कम से कम खिला देती। और उसकी आंखें भर आई। इनके लड़ाई झगड़े का कोई अंत ही नहीं होता, ये हमेशा लड़ती और लड़ाई करती, इनकी और कीटों में घसीटती मुझे, और इनके कांटों में, इनकी लड़ाई के कांटों में हमें घसीटती। ऐसा लक्ष्मी सोच रही थी। अब मरना तो मेरे भी हाथ में नहीं है, वरना तो बेचारी कब की मर गई होती। तो यही कर दिखाऊं, और भगवान ने जितनी सांसें लिखी हैं उतनी तो लेनी ही पड़ेगी, ऐसा सीता सोचती है। और सीता यही सोच करके रुआंसी सी हुई जा रही थी, बेचारी रोए जा रही थी अंदर अंदर। और सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, जो आकाश है यह अनंत नहीं है, यह धरती लंबी चौड़ी नहीं है, यह सिकुड़ गई है। फिर भी सिकुड़ गया है, और साथ ही साथ यहां सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं बची है। यह धरती लंबी चौड़ी नहीं है भैया, बहुत बड़ी है, सिकुड़ गई है। कहने को तो यह घर है, लेकिन यह घर गली के लोगों की दृष्टि में अच्छा खाता पीता घर है। लोगों की दृष्टि में दिखावे में तो बहुत अच्छा घर है, लेकिन यह कुछ नहीं है, बेकार है। आगे कहती है कि यहां खाते पीते घर में ही खाने पीने को लेकर के झगड़ा है, एक पेट के लिए इतने झंझट। ये लोग सुबह शाम गाय कुत्ते की भी तो रोटी डालते हैं, फिर भी मेरी रोटी में ऐसा क्या है कि इन लोगों को हमेशा नए ढंग से सोचना पड़ता है। ऐसा क्या है, आज तो हद हो गई है। कैलाश ने कहा यह बात अच्छी नहीं लगती कि मां महीने इधर उधर लुढ़कती रहे। मेरे ख्याल से तो यह ठीक रहेगा कि हम तीनों ही मां को 50-50 रुपए हर महीने दे दिया करें। फिर अंत में क्या सोचते हैं कि हम तीनों क्यों ना करें, मां इधर उधर रहती खाती पीती है, काम करते हैं, 50-50 रुपए महीने का दे देते हैं तीनों लोग मिल करके। और मां के लिए 150 रुपए काफी है। चाय तो हम पिलाते ही हैं, आगे भी पिलाते रहेंगे, बाकी रही रोटी वह अपनी पकाएंगी खाएंगे। सोचिए, ऐसे बेटों को जन्म देना, इनको तो मर जाना चाहिए था जन्म से ही। जैसे पैदा हुए, इनको पैदा ही नहीं होना चाहिए था ऐसे बेटों को, जो अपनी मां के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करें। इनको तो यह कहना चाहिए कोई बात नहीं मां, बहुएं नहीं बनाएंगी तो मैं अकेला बना के खिलाऊंगा, आप मेरे साथ रहो, आप मेरी मां हो, मैं खिलाऊंगा, आप मेरी जिम्मेदारी हो। और नारायण ने कहा जैसी आपकी मर्जी, मुझे तो मंजूर है। आज तो बिज्जू भी चुप नहीं रहा और बोला इधर उधर लुढ़कने से तो कहीं अच्छा है अपनी जगह पड़ी तो रहेंगी कम से कम। इतनी बात होने के बाद कमरे में मौन की तीक्ष्ण कीलों का खेत उगाया, मतलब एकदम शांति फैल गई कमरे में। और इधर उधर हिलते ही कीलें चुभती, और इधर उधर कोई हिलता तो सबको वही चीजें समझती कि सभी यथावत बैठे रहे, सब लोग एक साथ बैठे रहे शांति से। थोड़ी देर बाद कीलें ठुका, स्वर शुरू हुआ। मां को पूछा तो बोली यह बिज्जू की आवाज थी। पूछ तो लेते, बिज्जू ने पूछा, मां से भी तो एक बार पूछ लेते। एक बार वो कहते मां से भी तो पूछ लेते। आगे क्या बोली, मां आजकल किसी बात के लिए नहीं कहती, मां आजकल तो किसी की बात के लिए नहीं कहती, उसकी बला से कुछ भी हो, चाहे मूल बात तो अपने जचने की ही है। भाई उनकी बला से कुछ भी एक बार पूछ तो लो कम से कम, कहने को तो नहीं होगा कि हमने मां से नहीं पूछा। जब सीता ने यह सुना तब वह कुछ नहीं बोली, बारी बारी से तीनों बेटों की ओर निहारने लगी, और उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। वह बेचारी तीनों बेटों की तरफ जो है देखने लगी, और बारी बारी से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मगर रोने की आवाज होठों से बाहर नहीं निकली। मगर वह रोए इस बात की उसके होठों से जो है आवाज बाहर नहीं निकली। हृदय का एक टुकड़ा रो रहा था, उसके अंदर हृदय का एक टुकड़ा रो रहा था, उसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था, उसके भीतर समुद्र एक भर गया था, उसके भीतर आंसुओं का। सीता सोचने लगी कि यहां रोटी खाती हूं तो कौन सी मुफ्त की खाती हूं, यहां अगर रोटी मैं खाती हूं तो कौन सी मुफ्त की खाती हूं। इनके बच्चों की देखभाल करती हूं, जैसे बन पड़ते हैं 2-4 बर्तन भी साफ करती हूं, कौन से हाथ घिसते हैं मेरे, लेकिन 50-50 रुपए इस काम की मजदूरी दे रहे हैं क्या? ये 50-50 रुपए देकर के क्या मुझे मजदूर समझ रखा है, मजदूरी दे रहे हैं? जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूंगी, दुनिया में काम की कौन सी कमी है, कौन सी कमी है भैया? और नहीं तो किसी के घर बर्तन भांडे ही साफ करके रोटी खा लूंगी। सवाल तो रोटी का ही है ना, कहीं भी कुछ भी कर लूंगी, खा लूंगी। अगले दिन सीता ने अपने 2-4 पुर पल्लों की गठरी बांधी, अपने कपड़े उपड़े बांधे और अंधेरे अंधेरे ही घर से निकल गई। इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। और आज आकाश अनंत था, धरती बहुत ही बड़ी थी, वह रास्ता बहुत ही चौड़ा था जिस पर वह रवाना हुई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके चारों ओर खुली हवा थी, वह आजाद थी, चारों तरफ सिर्फ और हवाएं। ऐसे बेटों के साथ रहना अच्छा है कि वह छोड़ करके सब कुछ चली जाए। और अंत में सीता ने वही किया, वह सब कुछ छोड़ करके चली गई। यह इतनी शानदार कहानी थी और अंत में आपको रुला देगी।
और सच में अंत में देखिए गूज बम्स हो गए, रोना आ गया बाबू, इतनी मार्मिक कहानी थी। ये रही आपकी पूरी कहानी। अब स्टार्ट करते हैं आपके प्रश्नोत्तर, जो कि सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न कहता है कि सीता अपने घर में क्यों घुटन महसूस करती है? क्यों सीता अपने घर में घुटन महसूस करती है बाबू? तो सीता के पति के मरते ही घर की स्थिति दयनीय हो गई। जब सीता के पति जी मर गए तो इनके घर की स्थिति बहुत बेकार हो गई और भाइयों में आपसी भेद उत्पन्न हो गया। वे केवल अपनी पत्नी और संतानों में ही सिमट गए, साथ ही साथ केवल अपनी पत्नी और संतान की ही ओर ध्यान देते। मां की देख रेख में वो भरण पोषण के लिए तीनों भाइयों ने एक एक महीने का भांज बांध दिया, मतलब एक नियम बांध दिया। इन लोगों ने एक नियम बांध लिया कि भैया एक महीना आपके यहां, एक महीना हमारे यहां, एक महीना आप उनके यहां। सीता किसी भी बेटे के साथ रहती तो अंतर्मन से दुखी ही रहती। वो जब भी जहां भी रहती वो दुखी रहती और बहुओं की कड़वी बातें उसे चुभती रहती। और बहुएं क्या करती थी? लगातार ताना मारा करती थी और अपनी ही संतान से आज वह विक्षुब्ध हो गई है। वह क्या हो गई है भैया? एकदम हार गई है। अपनी ही संतान से वह हार गई है और अपने मन की व्यथा किसी से वह कह नहीं सकती। और यही कारण है कि अपने ही घर में उसे घुटन महसूस होती है। यही बात है, यही सारे कारण है कि वह अपने घर में घुटन को महसूस करती है। सांस लेना उसके लिए दूभर हो गया है। अगला प्रश्न है कि पाली बदलने पर अपने घर दादी मां के खाने को लेकर के बच्चे खुश होते हैं, जबकि उनके माता पिता नाखुश। बच्चों की खुशी और माता पिता की नाखुशी के कारणों पर विचार करें कि भाई जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो दादी दादी आते हैं, तो भाई दादा दादी जो होते हैं वो बच्चों के एक बेस्ट फ्रेंड होते हैं, तो भाई वो लोग तो खुश होंगे ही। बच्चों के लिए एक आखिरी दोस्त होते हैं उनके नाती और पोते पोतियां, और जो पोते पोतियों के लिए उनके पहले दोस्त होते हैं, उनके पहले मित्र होते हैं कौन? उनके दादा दादी। इस बात का हमेशा ख्याल रखें। तब विधवा सीता को उसके बेटे ने बांट लिया है। जो विधवा सीता है उनके बेटों ने आपस में बारी बारी से बांट लिया है। तीनों बारी बारी से एक एक महीना सीता को रखते हैं, खिलाते हैं, और सीता उन तीनों के यहां एक साथ काम धाम भी कर देती है। जबकि ऐसा अकेला नहीं है कि वो केवल खाती है पीती है, वह काम भी करती हैं। बेटों ने भले अपनी मां को बांट लिया हो, उससे लगाव नहीं रखते, किंतु सीता ने पोते पोतियों को नहीं बांटा है। सीता ने पोते पोतियों को कभी अलग नहीं समझा। वह सबको समान रूप से प्यार करती है, इसलिए बच्चे उससे हिले मिले रहते हैं। यही एक कारण है कि बच्चे उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। खासकर इस बात से अधिक प्रसन्न होते हैं कि दादी अपनी थाली में उन्हें खिलाती है और साथ ही साथ उन्हें देख करके खुश होती है और डांट डपट नहीं करती। दूसरी ओर उनके माता पिता सीता की बारी उनके यहां आते ही नाखुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका खर्च बढ़ जाता है और उनके बच्चे अपनी दादी के लाड प्यार के आगे अपने माता पिता की जल्दी नहीं सुनते। वह अपनी दादी के लाड प्यार के आगे अपने माता पिता की भी नहीं सुनते। यह रहा दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपका बनता है कि इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। सप्रसंग व्याख्या करना है। ऐसा क्यों? प्रस्तुत पंक्तियां सांवर दहिया द्वारा रचित धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी से संकलित है। प्रस्तुत संदर्भ उस समय का है जब सीता के बेटे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर के 50 रुपए प्रतिमाह खर्च देने के लिए निर्णय लेते हैं। पहले तो वो एक एक महीना रखते हैं, फिर बाद में डिसाइड करते हैं 50-50 रुपए दे देते हैं फुर्सत। और रोटी क्या नहीं कराती, अर्थात सब कुछ करा देती है रोटी, और रोटी के लिए ही अपनी संतानें अपने माता पिता को यूं ही जीवन यापन के लिए छोड़ देते हैं, पराया कर देते हैं अपने माता पिता को, और उन्हें माता पिता को रोटी नहीं केवल अपनी संतानों के लिए चिंता रहती है। और देखा जाए तो सीता अपने बेटों के फैसलों से संतुष्ट हो या ना हो, रात्रि में घर से निकल जाती है। वो अपनी बेटे के फैसलों से संतुष्ट होती है नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और रात में ही निकल जाती है। और अब वह किसी की उपेक्षा की शिकार नहीं होगी। अब उसे लगता है कि अब वह किसी की उपेक्षित नहीं होगी, किसी के द्वारा उपेक्षित नहीं की जाएगी, नजरअंदाज नहीं की जाएगी, और स्वतंत्र जीवन जिएगी। अब वह स्वतंत्र है, वह एकदम स्वाधीन हो गई है। खुली हवा में वह सांस लेगी। उसकी आंखों के सामने अब अंधेरा था और ना ही घुटन। उसकी आंखों के सामने ना तो अंधेरा था और ना ही घुटन थी। वस्तुतः वहां रचनाकार समाज में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से चित्रित किया है। यहां पर रचनाकार ने क्या किया है? वो जो समाज में परिवर्तन होता है उन चीजों को यहां पर प्रस्तुत किया है। आंखों के सामने में ना अंधेरा था और ना ही घुटन, और साथ ही साथ माता पिता अपने ही संतान के बोझ बनते जा रहे हैं। माता पिता को ही बोझ बना दिया जाता है। संतान की ऐसी सोच निश्चय ही एक दिन समाज को निःशेष कर लेगी, समाज को निगल लेगी, समाज को समाप्त कर देगी। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, सीता जनक की पुत्री और राम की अर्धांगिनी तो नहीं है, किंतु तीनों
तीनों बेटों की क्या है, एक असहाय और विवश मां है। यह सीता का चरित्र चित्रण आपको लिखना है इसके हिसाब से, जो उनके लिए बोझ बन गई अपने बेटों के लिए ही स्वयं, और पति के मरने के बाद ही घर में अंतर कलह उत्पन्न हो जाता है। और कहते नहीं घर का मुखिया हट जाता है तो क्या हो जाता है कि भैया घर के परिवार के सदस्य जो हैं इधर उधर भटकने लगते हैं, आपसी वैमनस्य की परतें जमने लगती हैं, आपस में जो मतभेद होते हैं वो सारी परतें जमने लगती हैं। और सीता इन सभी चीजों को देखकर भी मौन रह जाती है। बेटे और बहुओं का दुत्कार उसके हृदय को चोटिल कर देता है। फिर भी वह कोई प्रत्युत्तर नहीं देती। पाली बांध करके भरण पोषण करने वाली, पाली को बांध करके भरण पोषण करने वाली अपनी बेटों से उसे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं रहती उसे अपने बेटों से। अंदर ही अंदर घुटती रहती है। और पति के मरने के बाद स्त्री तुच्छ और निराश्रयी हो जाती है। और पति अगर मर जाता है तो निश्चित सी बात है जो स्त्री होती है वह तुच्छ हो जाती है और निराश्रयी मानी जाती है, उसका कोई आश्रय नहीं होता। और सीता के साथ भी यही उदाहरण सटीक बैठता है, क्योंकि धरती की तरह सब कुछ सहन करने वाली मां, जैसे धरती सब कुछ सहन कर ले जाती, यही मां का स्वभाव होता है, अपनी संतान का कभी बुरा नहीं चाहती है, कभी भी वह बुरा नहीं चाहती। और सीता स्वाभिमानी है, स्वाभिमान की रक्षा करना वह भली भांति जानती है। और खर्च देने के नाम पर रात्रि में घर से निकल जाती है। वह मेहनत मजदूरी का अपना जीवन का निर्वहन कर लेगी और बेटों से वह खर्च नहीं लेगी। वह अपनी मेहनत से अपने पैसे को कमा लेगी, लेकिन बेटों से कभी वह खर्च नहीं स्वीकारेगी, ऐसा वह सोच लेती है। अगला प्रश्न है बाबू, 5 नंबर प्रश्न है आपका कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता को आपको बताना है कि शीर्षक किसी भी रचना की पृष्ठभूमि है। शीर्षक जो होता है वह उसकी रचना को दर्शाता है कि हाँ, रचना जो हुई है वह इसके इर्द गिर्द ही हुई है, इसके मद्देनजर हुई है। तो शीर्षक की सार्थकता उसके आकर्षण में है तथा रचना की पूर्ण व्याख्या होती है। और शीर्षक रचना के मूल भाव का संवहन करता है। शीर्षक रचना को क्या करता है, चलाता है एक तरीके से, कि अगर आप कहते नहीं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, अगर आप पहला इंप्रेशन दिखा देंगे तो आपका इंप्रेशन हर समय वही रहेगा। और राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार, राजस्थानी भाषा के जो प्रमुख कहानीकार हैं सांवर दहिया जी द्वारा रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी सामाजिक विडंबनाओं को चित्रित करती है, सामाजिक विडंबना को प्रस्तुत करती है। धरती अपने किस पर निरंतर घूमती रहती है, आखिर कब तक, कैसे धरती अपने किस पर घूमती रहती है, कब तक, कभी ना कभी तो यह अवश्य रुकेगी। या जो धरती है या जो नियम है यह कभी ना कभी तो रुकेगा। मां धरती की तरह अपनी संतान के बोझ को सहन कर लेती है, किंतु संतान अपनी मां का बोझ ढोने में असमर्थ हो जाता है। और इस कहानी की प्रधान नायिका सीता है। और सच बताएं तो जिस प्रकार से मां के अंदर ममता होती है और बच्चों के प्रति सारे कष्ट को सह लेती है, ठीक ऐसे ही देखा जाए तो एक मां आपको पैदा करती है, दूसरी मां आपको पालती है। अपने धरती मां होती है वो अपने आपको पालती है, तो निश्चित सी बात है वो भी एक मां है। जिस प्रकार से मां आपके लिए सारे कष्ट सहती है, वैसी धरती भी आपके लिए, धरती मां आपके लिए सारे कष्ट को सहती है। तो इसी बात कही जा रही है कि जिस प्रकार धरती अपने सारे कष्टों को सहेगी, ठीक वैसे ही ये भी सहेंगी। आगे है कि पति के मरने के साथ ही वह तुच्छ और निराश्रयी हो जाती है। भाई किसी का भी पति मर जाता है तो वह निराश्रयी, मतलब उसका आश्रय नहीं रह जाता और उसके बेटे उसे बोझ समझने लगते हैं। अपनी पत्नी और बेटे ही मालूम मशगूल रहने वाले अपनी मां को ही भूल जाते हैं और पाली बांधकर उसके तीनों बेटे निश्चिंत हो जाते हैं। किंतु इसमें वह बोझ लगती है। एक दिन तीनों बेटों ने मिलकर के क्या किया, प्रतिमाह 50-50 रुपए के साथ बांट दिया कि 50-50 रुपए दे देते हैं, अब खाना अपना बना खा लेंगी ये। और आगे क्या होता है, इशारों पर आगे कहते हैं कि वह अपने बेटों के निर्णय से सीता प्रधान मन ही मन विक्षुब्ध हो जाती है, वह रूठ जाती है, उसको दिल टूट जाता है और उसे अब घुटन सहन नहीं हो पाती। और बेटों के इशारों पर वह दिनों दिन, वह कितने दिनों तक घूमेगी, भाई बेटो कब तक उसको इधर उधर घुमाएंगे। अंततः एक दिन रात्रि में वह घर से निकल जाती है। और इन दृष्टांतों से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कहानी का शीर्षक सार्थक और सटीक। इन बातों से, इन सारी बातों से यह लगता है कि ये जो शीर्षक है इस कहानी का एकदम सटीक है। आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न है, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। तो सांवर दहिया राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं। इसका सारांश देना है। इनकी कहानियों में राजस्थानी समाज के गहरे अर्थबोध एवं विविध घटनाओं का चित्रण मिलता है। और साथ ही साथ धरती कब तक घूमेगी इस कहानी में कहानीकार ने सामाजिक मूल्यों एवं उसकी संवेदनाओं को प्रकट किया है। ये जो समाज है, समाज क्या कहता है, किस प्रकार से चलता है, ये सारी बातें इसमें निहित हैं। और एक मां अपनी संतान के लिए सब कुछ अर्पण कर देती है, किंतु वही संतान उस मां को बोझ समझने लगती है। वही बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि एक मां 10 बच्चों का पालन पोषण एकदम शांति से खुशी खुशी कर लेगी, लेकिन 10 बच्चे मिलकर के एक अकेली मां का पालन पोषण नहीं कर सकती। और इसी बात को इस कहानी ने जायज किया हुआ है। और देखा जाए तो मां धरती की तरह सर्वसहमा है।
धरती की तरह तरह के जुल्म ढाए जाते हैं धरती पर भी, फिर भी वह बदला नहीं लेती है, वह बदला नहीं लेती है। और बेटे बहुओं के द्वारा उपेक्षित होने पर भी मां उनकी शिकायत नहीं करती है। अंतर मन में सारी आशाओं को दफना देती है, अंतर मन में सारी आशाओं को दफना देती है। साथ ही साथ इस कहानी की प्रधान नायिका सीता अपने पति के मरने के बाद आशान्वित होती है कि उसको 3 बेटे हैं, कोई न कोई उसके जीवन रूपी नौका को पार कर देगा, किंतु विधि के विधान को कौन टाल सकता है। वो सोचती कि उसके 3-3 बेटे हैं, उसका जीवन तो ऐसे ही निर्वाह हो जाएगा, लेकिन उसको क्या पता कि इसके बेटे नहीं, पुत्र नहीं, ये कुपुत्र हैं तीनों। ऐसे बेटों को तो ना होना ही बेहतर है, और कम से कम ऐसे दिन तो ना देखने को मिलते। और मां उनके लिए बोझ बन गई है और पाली बांधकर उनका भरण पोषण करते हैं। साथ ही साथ एक दिन ऐसा भी समय आ जाता है कि ये नियम भी भंग हो जाते हैं। अब वे 50-50 रुपए प्रति माह खर्च देते। सोचिए कितनी ज्यादा निकृष्ट औलादे थी ये। और पहले से घुटन भरे जीवन जीने वाली सीता अपने बेटों के निर्णय से क्या हो जाती, विक्षुब्ध हो जाती है, टूट जाती है और अपने ही उसे पराये लगने लगते हैं। अब तुच्छ और निराश्रयी सीता एक दिन रात्रि में चुपके से घर से निकल जाती है। साथ ही साथ वह मेहनत मजदूरी कर अपने जीवन का निर्वहन कर लेती है, किंतु अपने बेटों पर बोझ नहीं बनेगी। और वस्तुतः कहानीकार यह बताना चाहता है कि उन बेटों को कभी अपनी संतानें, किंतु शायद वे नहीं जानते हैं कि उनकी भी यही गति होने वाली है। वे अपनी मां को कर रहे हैं। आज का समाज इसी विडंबनाओं के साथ जीने के लिए विवश है, किंतु रस पुरानी डिंगल भाषा में और आज की राजस्थानी में ही हाकड़ों उन पीढ़ियों की लहरों में तैरता रहा है जिनके पुरखों ने भी कभी ये चीजें नहीं की थी। ये सारी चीजें आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत है, अर्थात ये जीने के लिए विवश हैं। ये जीने के लिए विवश है भैया। इनकी स्थितियां ऐसी ही हो गई हैं, ठीक है। इनकी स्थितियां इसी प्रकार हो गई हैं कि भैया ये चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते, ये चाह करके भी ये कुछ नहीं कर सकते भाई। निश्चित सी बात है, ये कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें, ये जो कहानियां हैं, ये आपकी कहानियां यहां पर दर्शाई गई हैं और उम्मीद है कि आपको ये कहानी शानदार तरीके से समझ में आई होगी। तो ये रही आज की ये शानदार कहानी बाबू, और ये कहानी आपको एकदम से सही बताएं तो सही तरीके से एकदम आपको इमोशनल बना दी गई होगी। तो ये रही आज की कहानी और आज का ये सेशन समाप्त होता है। अब हम आपसे चाहेंगे बाबू प्लीज कि इस शानदार कहानी को आप जरूर अपने सारे दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। और मेरे प्यारे साथियों जो पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें। और अंत में मैं यही कहूंगा कि इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डीएलएस एजुकेशन मंटू सर और दूसरा टेलीग्राम चैनल नाम है जिसका डीएलएस एजुकेशन मंटू विद्याकुल, इस दोनों चैनलों पर आपको इसकी पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद और आशा यही करता हूं कि आप सबको आज का यह सेशन शानदार लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा और यह कहानी आपके माइंड में एकदम बैठ गई होगी कि सोचिए आज के समाज में कितनी विडंबना है, कितनी चीजें दुर्दशा है कि आजकल के समाज के लोग क्या करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए बाबू, हम आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, क्योंकि आज के सेशन में अंत तक आप लोग जुड़े रहे, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अब हमको दीजिए इजाजत, अपने अमन सर को दीजिएगा इजाजत। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और ऐसी विडंबनाओं से दूर रहिए, ऐसे समाज की कुरीतियों से दूर रहिए। मां का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करते रहिए। अगर मां खुश तो भगवान आपके साथ खुश, और भगवान अगर आपसे खुश तो सारी चीजें आपके पास प्राप्त होंगी। तो चलिए इसी खुशी के साथ मां बाप का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अब हम लोग आपसे चाहेंगे विविधा, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। नमस्कार, धन्यवाद।